नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको तो ये ज्ञात ही है कि जो हिंदू धर्म पे प्रमाण सहित प्रामाणिक चर्चा मैं कर रहा हूं, उसमें अभी जो अष्टांग योग पे जो चर्चा चल रही उसमें खाने की है। बहुत सारे लोगों को लगेगा हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं और खाने पीने की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आप धर्म हो या मोक्ष प्राप्त करना हो, स्वर्ग प्राप्त करना हो या जीवन में दुनिया का मजा लेना हो, कुछ भी करना हो तो आपको शरीर का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो चीज़ें जो मैंने आपको पंच महाभूत कहे थे वो तो आवश्यक है ही। तो जल, वायु, खाना, ये सब पे मैंने बात की आपसे। अब आज मैं आपको, जैसा मैंने पिछले एपिसोड पे वादा किया था कि आज मैं आपको टोटल जीवन शैली पे बात करूंगा कि टोटल आइडियल जीवन शैली क्या है। आइडियल नहीं कहा जा सकता इसको, आइडियल तो जी ही नहीं सकते क्योंकि दुनिया में झंझटें बहुत हैं और सबके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक ऐसी जीवन शैली जिससे आप स्वस्थ निरोग रह सकें, ऐसी जीवन शैली अपन इसके बीच में से ही जो बताया है मैंने उसमें से ही निकालते हैं। हो सकता है आप सोचें कि जब ये चीज़ बता ही चुके तो फिर से क्या बता रहे हो। नहीं, इसमें आपको मैंने मानसिक स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं की थी कि प्रसन्नता जो है जीवन में स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करें। अब प्रसन्न रहने की कोई बड़ी बात नहीं कि जाके वो रेस कोर्स में जाकर रेस देखो या विदेश यात्रा करो। प्रसन्न रहने के लिए छोटी छोटी बातें आवश्यक है। इस पे सब एक एक करके हम चर्चा करेंगे जीवन शैली पे। और ये सबको सम अप करके मैं पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल सवेरे से आपको रात तक कैसा जीवन जीना चाहिए ये आपको शुरू करता हूँ कि क्या क्या आवश्यक है स्वस्थ जीवन के लिए। तो सबसे पहले मित्रों, मैं आपको जागने की चर्चा करता हूँ कि हमारे धर्म में एक शब्द आया ब्रह्म मुहूर्त। बड़ी चर्चा है और लोग इसको सिर्फ ये समझते हैं कि ये तो धार्मिक बात है ब्रह्म मुहूर्त। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है। देखिए कैसे पूरे दिन को, अर्थात जो आज हम आधुनिक तरीके से जिसको 24 घंटे का समय मानते हैं, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, इस पूरे दिन को पुराने कैलकुलेशन, जो हिंदू धर्म के कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मुहूर्त में बांटा गया था। 30 मुहूर्त, अर्थात एक मुहूर्त लगभग आज के हिसाब से 48 मिनट का होता है। अब 24/30 कर लीजिए आप तो 48 आ जाएगा। 24/30 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट करिए तो 48 मिनट आ जाएगा। तो 48 मिनट का ये मुहूर्त होता है जिसे ब्रह्म, हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त होता है और ये सूर्योदय के पहले होता है। अब सूर्योदय के पहले कब होता है? तो देखिए, पुराने जमाने में जो सूर्योदय जैसे हुआ तो आपको उगते सूर्य को अर्घ देना होता था, जल देते थे ना सूर्य को। तो इसका मतलब जब आपको सूर्योदय हो रहा है उस समय आपको नहा धो के शौच क्रिया इत्यादि सब संपन्न करके तैयार रहना चाहिए। अर्थात आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए। तो मान लीजिए कि आज के समय में जैसे सूर्योदय लगभग 6 बजे हो रहा है, इसका मतलब होगा 5 बजे कि 5 बजे आप उठेंगे तो हो जाएगा। और इसमें जो 48 मिनट हुआ ये आप समझ लीजिए कि 5:30, 5 से 5:30 या 4:30 से 5, ऐसा समझ लीजिए कि 4:30 से 5 ये ब्रह्म मुहूर्त हुआ। तो नॉर्मली आप देखें किसी को ब्रह्म मुहूर्त कोई बताएगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, ऐसा नहीं है। वो आपको बताया ना, ब्रह्म मुहूर्त मतलब 48 मिनट का वो समय है जिसमें आपको जाग जाना चाहिए। तभी आप शौच क्रिया, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्योदय के पहले आप सामने जो जल लेकर सूर्य को अर्घ देने के लिए प्रस्तुत हो सको। आशा है आप ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ समझे होंगे। तो इस समय अगर आपको, अर्थात मतलब जैसे इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ मोटे मोटे शब्दों में कि 4 से 5 बजे के बीच में सवेरे उठ जाना चाहिए। अब आपको 5 बजे उठना है
तो आपको रात को 10 से 11 के बीच तो सो, भाई 6-7 घंटे तो सोओगे, तो 10 से 11 के बीच में आपको सो जाना चाहिए। 10 से 11 के बीच में अगर सो जाना चाहिए तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपको खाना जो है 8 बजे तक खा लेना चाहिए, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो ये सब सीक्वेंस एक दूसरे से जुड़े हुए। तो चलिए हम अब आज के हिसाब से देख रहे हैं, हम सूर्य को अर्घ देना और ये सब नहीं जोड़ते, हम आज की जीवन शैली के हिसाब से बात करते हैं कि आप लगभग 5 बजे उठ गए और आपको आधा पौन घंटा ये सब गर्म पानी जो बताया था, आप गर्म पानी, गुनगुना पानी, उसमें आपको अगर कर सको और आपको कुछ एसिडिटी न लगे तो उसमें नींबू, थोड़ा आधा नींबू निचोड़ कर या 1 आध चम्मच शहद डालकर आप पीजिए, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। विटामिन्स तो मिलते हैं, डिटॉक्स होती है बॉडी और चेहरे पे ग्लेज चमक आती है चेहरे पे। तो ये पानी पी के फिर आप शौच क्रिया वगैरह से निवृत्त होंगे, 1 बार 2 बार जाना पड़ेगा और लगभग आधा घंटा हो जाए, मतलब ये जो 2-3 गिलास पानी आपने पिया ये पच जाए, लगभग वही 6 बजे समझ लीजिए, तब आप योगासन, प्रातः भ्रमण खुली हवा में बहुत आवश्यक है। एक बार आप आसन प्राणायाम को मिस भी कर दें, लेकिन खुली हवा में घूमने को मत मिस करिए, क्योंकि ये आपको फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप घूम रहे हैं तो आप अपनी चाल को इतना मेंटेन करिए कि तेज सांस चले आपकी। लोग बोलते हैं कि तेज सांस, कितना तेज घूमे, भाई तेज घूमने का अर्थ ये है, आप उससे लीजिए कि आपकी सांस तेज चलना चाहिए, हाँफना चाहिए आपको, तभी आपका ये प्राणायाम भी हो रहा है। समझिए, आप जब हाँफ रहे हैं आप तेज तेज सांस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप फेफड़े की एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन जब देखिए, जब आप तेज सांस, तेज चलने का तेज सांस ले रहे हैं तो उतनी हवा जाएगी जितना उस समय जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसके लिए। एक्स्ट्रा हवा इस समय नहीं जा रही है, उतनी जा रही है जो शरीर मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। ये बात याद रखिए। मैं क्यों बता रहा हूँ कि बाद में आप बोलेंगे हम तो घूम लिया, प्राणायाम की जरूरत नहीं। प्राणायाम में आपको जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तब भी आप गहरी सांस लेके ले रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसका अलग फायदा होता है। अभी आप तेज चाल चल के आप सिर्फ फेफड़े की एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुली हवा में शुद्ध ऑक्सीजन। इसमें थोड़ा सा मेरा एक मत है जो कहीं बताया नहीं गया है, मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि जो आपने, तो आपको ज्ञात ही होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की रोशनी में या सवेरे ऑक्सीजन बनाते हैं और रात में जब अंधेरा हो जाता है तो कार्बन, ये अब सबको हमको पता है। तो इसलिए मित्रों, अनेक लोगों को मैंने देखा कि वो अंधेरे में ही घूमने निकल जाते हैं, 5 बजे घूमने के लिए। तो इसमें देखिए, मैं मना ही, अगर आपको अच्छा काम कर रहे हैं तो कम अच्छा और ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपको ये तो नहीं बोल रहा हूँ कम अच्छा मत करो, ज़्यादा ही अच्छा करो। ये जहाँ तक संभव हो, अगर आप उसका फ़ायदा भी उठाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना। देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं, आपको ज्ञात है कि रात के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में जब सूर्य की रोशनी में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब उजाला होने लगता है सवेरे, तो ये पेड़ पौधे तो बड़े प्राकृतिक रूप में रहते हैं ना, इनको पता रहता है कि अब ऑक्सीजन छोड़ना है इनको, तो ये जब उजाला होता है तब ये ऑक्सीजन छोड़ना शुरू करते हैं। तो इसलिए जब उजाला होने लग जाए, बिल्कुल हल्का भोर जिसको कहते हैं, डॉन जब हो जाए, भोर का धुंधल का, तब आप घूमना शुरू करिए, तब तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं तो वो तो रात भर पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, उसी में घूम रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन छोड़ना शुरू करे तब घूमिए। और अगर उस समय तक सूर्य उदय हो चुका है तो ज़्यादा अच्छा है, सूर्य की रोशनी भी पड़ेगी आपके ऊपर। तो मित्रों, इस प्रकार कम से कम आधा घंटा आप तेज चाल, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत से तरीके हैं इसमें। ऐसा बताया गया है कि भाई कम से कम आप 20 मिनट घूमिए। 20 मिनट में शुरू के 5 मिनट जिसको वार्म अप बोलते हैं, धीरे घूमिए। फिर 10 मिनट तेज ब्रिस्क वॉक, मतलब दोनों हाथ लेफ्ट राइट ऐसे चलाते हुए, जैसे पुलिस वाले या सैनिक लोग परेड करते हैं उस तरह से, दोनों हाथ आगे पीछे जोर से, और वैसा करिए आप तेज चाल में। और फिर 5 मिनट कूलिंग डाउन, ऐसा 20 मिनट। ये कम से कम समय है, पर मैं आपको इसमें ये सलाह दूंगा कि अब आधा घंटा तो घूमिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कूलिंग डाउन, वार्म अप और ये सब नहीं हो सकता, तो आधा घंटा घूमिए। लोग तो 1-1 घंटा घूमते हैं। अगर आपका समय है, आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर हो चुके हैं, पर्याप्त समय है, तो आप 1 घंटा भी घूमिए, जितनी आपकी शक्ति, आप थक नहीं जाएं, घूमिए आप।
और चाल को मैंने आपको बता ही दिया कि जब सांस तेज चलने लगे उसको तेज चाल मानिए। तो ये जब घूम के आप घर पे आते हैं तो थोड़ा सा खुली हवा में छत पे या आपके सामने बगीचा है तो उसमें आप प्राणायाम वगैरह करिए। घर में कमरे में भी करिए, जैसे मैंने आपको दिखाया है करके, आप कमरे में भी अपना करिए। और बस ये रखें कमरा हवादार रखें, खिड़कियां दरवाजे खुली रखें, आगे पीछे क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे शुद्ध हवा आती रहे। तो जब आपने ये कर लिया तो फिर आप नाश्ते का मैंने आपको बताया था कि स्प्राउटेड करो या पहले मेवा खाओ, बादाम, अखरोट, मखाने, पिस्ता और थोड़ा सा मीठा जैसे कि आप किशमिश, मुनक्का या छुहारे, खजूर भी खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा भरपेट नहीं, ऐसे मुट्ठी भर कम से कम खा लीजिए, एक मुट्ठी, सब मिला के एक मुट्ठी। यानी पाँच छः बादाम हो गया, 2-3 अखरोट हो गया, 2-3 छुहारे हो गए, ऐसा पर्याप्त। उसके बाद आधे घंटे बाद आपको अगर कुछ हैवी नाश्ता, क्योंकि लोग, अगर आपको घर में ही रह के लंच आप आराम से कर सकते हैं तो इसके बाद कुछ मत खाइए। लेकिन अगर बाहर जाना है, स्कूल लेट होगा लंच, या ऑफिस पता नहीं लंच होगा कि नहीं होगा, काम पे जाना है, तो आप हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं सुबह। और उस समय आप ये अंडा, चीज़, पनीर इत्यादि चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर अंकुरित मूंग, चना इत्यादि हों तो बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपको सब पूरी कंप्लीट डाइट मिल जाती है। उसके बाद आपको लंच 1 बजे आप करेंगे। अब लंच है नहीं है, बहुत हल्का सा कर लीजिए। जो आपको जीवन शैली में बताया था ना कि प्रिंसली होना चाहिए ब्रेकफास्ट। घर से आप निकलते हैं तो हैवी नाश्ता, हैवी का मतलब ये नहीं कि खूब पूड़ी खा लिए और खूब ब्रेड खा लिए, वो नहीं, कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करिए आप। और जो दोपहर में, जैसे आप ऑफिस में हैं, काम पे हैं, स्कूल में, कहीं भी, तो हो सके तो छाछ, सूप, फ्रूट जूस, इसमें से कोई लिक्विड, मतलब नाश्ते के कम से कम 2 घंटे बाद, सवेरे जो आप नाश्ता किए हैं उसके कम से कम 2 घंटे बाद ये लिक्विड लीजिए। और फिर 1 बजे आपको लंच होगा। लंच में आप बिल्कुल हल्का, आपको बताया था कि सलाद, दाल, सब्जियां और दही, इस पे जोर दीजिए। और रोटी चावल बहुत ही कम, हल्का थोड़ा सा। फिर लंच और डिनर के बीच में आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं काट के, जो इसमें जूस नहीं, इसमें आप पूरा फ्रूट लेना फाइबर सहित, क्योंकि पेट साफ करने ये सब के लिए ये सब बड़ा उपयोगी होता है। तो ये फ्रूट लीजिए। मतलब देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप देखें ना, आप इसमें मैं लिक्विड डाइट को, फ्रूट्स को, मेवे को और अनाज को सबको अलग अलग कर रहा हूँ। इसमें ध्यान आपको ये देना है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था पिछले एपिसोड में कि अलग अलग कलर के, मतलब जो सलाद, फल, सब्जियां, ये सब अलग अलग कलर के होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग कलर मतलब अलग अलग विटामिन एंड मिनरल्स। तो आप कहाँ तक याद रखें किसमें कौन सा विटामिन होता है, इसलिए अलग अलग कलर के सब्जियां, फल और सलाद ये सब लीजिए। तो मित्रों, जब आपने स्प्राउट्स ले लिया, मेवे ले लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब ले लिया, फल ले लिया, फ्रूट जूस ले लिया, दही ले लिया, तो आपको पूरे दिन भर में एक बैलेंस डाइट मिल जाती है। इसमें रात को आप ये कोशिश करिए कि रात का खाना आप जल्द से जल्द खा लें। जो जैनियों का है ना, देखिए वो बड़ा टेक्निकल है, बहुत अच्छा है कि जो भूख होती है आदमी की, वो सूर्योदय से बढ़ती है धीरे धीरे, और दोपहर में जब सूर्य आसमान पे ऊपर होता है तब उसमें पीक पे होती है, और फिर जैसे जैसे ढलता है भूख कम होती है, पाचन शक्ति कम होती जाती है, और जब सूर्यास्त के बाद एकदम खत्म हो जाती है। तो वैसे तो रात के सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं चाहिए, जैन मतावलंबी इसको मानते ही, आपको पता है। लेकिन हमारी जीवन शैली में ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना तो हो सकता है ना कि रात को खाना बहुत ही हल्का, सिर्फ इतना थोड़ा सा खाइए कि भूखे पेट, मतलब नींद नहीं आ रही भूखे पेट, ऐसी स्थिति ना आए। बहुत ही हल्का सुपाच्य कि रात को आपको कोई, और आजकल की लाइफस्टाइल में जो मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि रात का ही खाना हैवी होता है। ड्रिंक करेंगे तो रात को, नॉनवेज खाएंगे रात को, और लेट नाइट वो भी। और ये सब कारण है जो आपने देखा होगा, हर आदमी आप देख लीजिए, गैस, एसिडिटी, अपच,
फिर वो ढूंढते रहते हैं कि कौन सी दवाई अच्छी है, रामदेव बाबा कौन सी दवाई अच्छी है, तरह तरह की दवाइयाँ पचाने के लिए, क्योंकि आपका शरीर पचा नहीं पा रहा। अब आपने दवाई खा के पचा भी ली है तो शरीर तो आपका रोगी होता जा रहा है, वो तो नहीं पचाएगा, आप ऊपर से एडिशनल पचा रहे हैं। तो मित्रों ये चीज़ को आप ख्याल रखिए। अब ये तो मैंने आपको बताया था, योगासन, प्राणायाम और खाना पीना, पानी, कितना पानी पीना चाहिए, ये तो आपको बताया कि दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए, एक साथ पानी मत पीजिए, और नाश्ते खाने के बाद भी पानी मत पीजिए। और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपको जैसे मैंने बताया फल खा रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी ये आप 1-8 लीटर 2-3 गिलास पानी दिन भर में 2-3 गिलास पानी पी सकते हैं। शाम के बाद आप पानी को धीरे कम करिए, नहीं पीजिए, 5-6 बजे पी लीजिए। रात का जो डिनर है उसके बाद 1-8 घूंट पानी पीजिए। क्यों? इसलिए कि रात को जब आप, एक तो खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, पचने में प्रॉब्लम होगा। अगर आप सोते समय पानी पिएंगे तो फिर आपको रात में पक्का उठना पड़ेगा, आपकी नींद खराब होगी, क्योंकि आपको यूरिन जाना पड़ेगा, मूत्र के लिए जाना पड़ेगा, तो ये आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप देखिए, मैंने आपको जो बताया पानी का भी, सवेरे उठ के ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए जब पेट खाली रहे, 1 लीटर पानी पी लीजिए आप, और वो भी गुनगुना पानी, तो आपको बॉडी को निरोग करेगा, टॉक्सिन को दूर करेगा। धीरे धीरे आप पानी की मात्रा कम करिए, और शाम के बाद 6-7 बजे के बाद तो न पीजिए। ये पानी वाला हो गया। खाने का आपको बता दिया। अब मित्रों देखिए, जीवन शैली की बात कर रहे हैं कि जीवन शैली में सिर्फ खाना पीना घूमना नहीं है, दूसरी चीज़ें क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य, अगर मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर वो चिड़चिड़ा रहेगा, बीमार रहेगा, क्रोधी रहेगा, निराश रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा उसको, तो उस समय वो स्वस्थ रहेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो। तो मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली तो बात है एटीट्यूड। आपको पॉजिटिविटी रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहे, निगेटिव नहीं। अब मैं आपको भाषण दे दूँ चिंता मत करो, निगेटिव मत रहो। देखिए, पॉजिटिव होने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए, मैं ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि कॉलोनी में रहते हैं, बड़े लोग की तो बात ही अलग है, उनको तो है ही है, और जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं उनके लिए भी, कि आप अपने से जो गरीब नीचे के लोग, तबके के लोग हैं, उनकी थोड़ा सा मदद करिए जितना आपको। आप देखिए, रूल तो धर्म के हिसाब से है। एक कहानी थी ना कि एक किसान से पूछा गया कि भाई आप कैसे खर्च करते हो अपनी कमाई का, तो उसने बताया कि 1/4 मैं खर्च करता हूँ, अपना कर्जा पटाता हूँ, 1/4 मैं स्वयं पे करता हूँ, 1/4 मैं जमा करता हूँ, और 1/4 मैं दान करता हूँ। इस तरह से बांटा है अपनी आय को। तो मैं आपको 1/4, अर्थात मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना आपको इनकम है, तो आपको 25,000 दान करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ मैं, तो बहुत ही कम बोला। अगर आपको 1 लाख आपको इनकम है तो आप 1,000 दान करके देख लीजिए। मैं तो 1% बोल रहा हूँ, 25% बोल ही नहीं रहा हूँ। कहने का मतलब है किसको दान, मैं आपको मेरी बात सिर्फ कहानी, वो किसान की कहानी मैं पूरी कर दूं पहले, कि 25% जो कर्जा पटाना है, उसको पूछा गया कि भाई कर्जा पटाना और जमा करना ये सब क्या है, तो उसने बताया कि 25% कर्जा पटाना अर्थात माँ बाप की सेवा, जिन्होंने मुझको बड़ा किया है, कमाने योग्य बनाया है, उन पर खर्च करता हूँ। 25% मैं अपनी और अपनी वाइफ पे खर्च करता हूँ, और 25% मैं जमा करता हूँ, मैं अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ, अपने पुत्र पे खर्च करता हूँ, जो आगे मुझको आज जमा करता हूँ, जब मेरे बुढ़ापे में कमाऊंगा नहीं तो ये काम आएगा। और शेष 1/4 जो है वो मैं मदद, जो सहायता के लिए जो याचना कर रहे हैं उनकी मदद करता हूँ। उसको आप जैसे बोले, आप पुण्य कमाता हूँ या परलोक की चिंता करता हूँ, जैसा आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको जोड़ता हूँ खुशी से, मानसिक स्वास्थ्य से। देखिए, ये चारों चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य जुड़ी हुई हैं, कि अगर आपने अपने माता पिता की, गुरुजनों की, बड़े लोगों की सहायता नहीं की, उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं की, तो अगर आप सोचते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं रह सकते आप।
इम्पॉसिबल है। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ना कि वो एक बड़े ही आदमी का आया था ना कि बाप बेटे में मुकदमा चला था, बेटे ने घर खाली करवा लिया था। तो जो खुशी है दुनिया में, देखिए खुशी की, आप सोचेंगे मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं खुश जाऊंगा, नहीं हो सकता। खुशी एक अलग चीज होती है। आपने देखा होगा साइंस में, मैंने बोला भी है कि जो 2 प्रकार के जो केमिकल मस्तिष्क में पैदा होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये पैदा होते हैं तो ये खुशी मिलती है। और ये पैदा तब नहीं होते जब आपको करोड़ों रुपए मिल जाए। ये तो हो सकता है आपको 100 रुपए के नोट रास्ते में पड़ा मिल जाए तो इतनी खुशी हो जाएगी कि करोड़ों रुपए मिलने पर भी ना हो। तो खुशी किसमें मिलेगी इसकी आप ये तुलना नहीं कर सकते कि मेरे पास कितनी धन संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो ये खुशी जो प्राप्त करने के लिए, जहां जैसे अपने माँ बाप की सेवा करना, आपको अपने बच्चों से खुशी मिलती है तो सबको मालूम है कि अपने बच्चों से, लेकिन बच्चों कैरियर अच्छा बनाना, ये आपका, जब आप बच्चे पैदा करना आपका एक खाली काम नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ मैं भाई मर्द हूं, मैंने बच्चा पैदा किया। उस बच्चे को जिसको आपने पैदा किया है उसको देश का एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाना आपका कर्तव्य है। और जब आप इस कर्तव्य को पूरा करेंगे, आपका बच्चा बड़ा होकर देश का एक बड़ा अच्छा नागरिक बनेगा, स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़, देशभक्त, ईमानदार। तब आपको जो खुशी मिलेगी वो उस खुशी की आवश्यकता है, वो मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए जरूरी है। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूं कि जैसे किसी ने बोला कि यार ये बड़ा दुखी था कि अरे बड़े बड़े अमीर लोग हैं, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम्हें भी अमीर बनना है क्या? मैं अभी बना देता हूं 1 मिनट में। बोला हाँ बनना है। बोले चलो अब। तो देखा उसने, एक गरीब आदमी था, भिखारी बैठा हुआ था, गरीब, कुड़कुड़ा रहा था, भूखा प्यासा। तो दोस्त ने उस आदमी से कहा कि भाई तुम इसको जरा एक 20 रुपए का नोट दे दो। उसने बोला क्यों? बोले दो तो उसने 20 रुपए का नोट दे दिया। जब उस गरीब आदमी ने देखा कि ये मुझको 20 रुपए का नोट मिला, तो उसने उठा के चेहरा देखा और उसने कहा अरे वाह भगवान, तुझको तू तो करोड़पति है, तू तो राजा है, पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद देने लगे। तो उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा देखो 20 रुपए मैंने तुमको करोड़पति, राजा सब बना दिए। तो दोस्तों इस कहानी का अर्थ सिर्फ ये है कि ये तुलना है, तुलनात्मक रूप से ये है कि कौन कितना अमीर है, कितना गरीब है। अदरवाइज तो मैंने बड़े बड़े रईसों को भी रोते देखा, यार उसको बोलो कि तुम्हारे पास बड़ी प्रॉपर्टी, अरे हमारे पास क्या है, उसको देखो, ऐसा टाइप जो बोलते हैं ना, रोती रहेंगे। तो खुश रहना है तो वो तो आप सरकारी कर्मचारी को देखो, वो डीए बढ़ जाता है 2% तो खुश जाते हैं कि चलो यार ये 1000 रुपये बढ़ जाएगा। अब बिजनेसमैन को देखो, वो रोता रहता है, अरे मार्केट डाउन हो गया, मेरा तो 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। 1000 करोड़ का नुकसान कितना हुआ? 1 लाख करोड़ में से वो रो रहा है बैठ के। और ऑर्डिनरी आदमी को 1000 रुपये, 500 रुपये फायदा हो जाएगा तो खुश हो जाएगा। तो ये तुलना है खुश रहने के लिए। इससे आप कोई फार्मूला नहीं बना सकते कि आपको ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। हाँ, इसमें एक फार्मूला है कि आप जरूरतमंद की मदद कीजिए और देखिए आपको निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। वो पुण्य मिलेगा कि नहीं और स्वर्ग में फायदा होगा कि नहीं वो मैं नहीं जानता, आपको यहीं के यहीं उसका फायदा मिलेगा। आपको बड़प्पन का अनुभव होगा, आपका जिसको बोलते हैं ना दिल बड़ा करना, बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे मैं तो बड़ा आदमी यार, मैंने इसकी मदद की है। ऐसा करके देखिए, छोटी छोटी बातें। त्योहार में आपकी कॉलोनी गार्ड हैं, स्वीपर हैं, थोड़ा मिठाई दे दीजिए उनको। अच्छे ये नहीं घर का लोगों को, मैंने देखा बचा खुचा दिवाली का वो बचा वाला प्रसाद ऐसा बांट देते हैं, वो उस टाइप का ऐसा मत करिए। अलग से पैकेट उनके लिए 1-1 पाव का ही 250 ग्राम का, आधा किलो का, जैसा भी आप चाहें उतना ही उनको दे दीजिए। जब उनको डब्बा बंद हो, किसी प्रसिद्ध दुकान का डब्बा बंद जिसके ऊपर नाम लिखा रहेगा, दिल्ली स्वीट्स फलाना ये नैवेद्य ऐसा, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो इनने हमको मंगवा के डब्बा बंद दिया है। देखिए किसी का जूता फटा है, किसी गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड आपका जूता फटा है, उसको एक जूता दिलवा दीजिए 1000 रुपये में। ऐसा छोटी छोटी बात आप कर सकते हैं मित्रों। आपकी कॉलोनी की जो काम करने वाली भाइयाँ हैं उनकी दवाइयों से मदद कर सकते हैं,
उनके घर देखिए वो कितनी खुशी से जब आपको निमंत्रण, उसके घर में भाइयों घर में बच्चा होगा या उसके बच्चे की शादी होगी, आपको निमंत्रण देगा, लोग नहीं जाते। और यहीं पे बाई जब बच्चे को लेके आएगी तो उसको पैसा दे देंगे। जाके देखिए उसके घर आपको इतना सम्मान होगा कि क्या राष्ट्रपति का भी सम्मान ऐसा नहीं होता जैसा आपका सम्मान होगा। तो ये जो दान करके, सहायता करके जो खुशी मिलती है वो तो है ही है। इसके अलावा दुनिया की खराब चीज़ों से दूर रहने का और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का दूसरा तरीका है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। देखिए, अगर आपको पढ़ने का शौक है और आपके पास अच्छी किताबों संग्रह नहीं भी संग्रह है तो आप मंगा लीजिए, आजकल तो सब अवेलेबल है, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। तो अच्छी किताबें अगर आपके पास है तो आपको अकेलापन कभी अनुभव नहीं होगा और आप डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे। जो पढ़ने का शौकीन आदमी है वो निराश नहीं होता। आप मान लीजिए कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, तो आप YouTube में देखिए बहुत सी 90% बकवास रहती, मानता हूँ मैं, लेकिन 10% तो बहुत अच्छा वीडियो उसमें दिखाए जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधित, ज्ञान से संबंधित ट्रैवल ब्लॉग्स रहते हैं, उसको देखिए। आप स्वयं नहीं जा सकते तो ट्रैवल ब्लॉग्स को देखिए। पॉलिटिक्स से संबंधित कितना आपको नॉलेज है, आप अच्छी चीज़ें देखिए। दूसरे धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करिए। अपने धर्म तो ठीक है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, पर दूसरे धर्मों के बारे में किसमें क्या पुल पट्टी, किसमें क्या कमी है, और तब तुलना करिए कि आपका हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों में क्या अंतर है। ऐसी मित्रों, ऐसी इतनी चीज़ें हैं जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। और एक तो मैंने आपको बताया, देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए फिर से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरे शरीर की आपने एक्सरसाइज कर ली। मैंने आपको योगासन में बताया था विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा में सिर में देखिए खून कम जाता है ना, इसलिए आपको निराशा होती है, आपको ये भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया और क्या अल्जाइमर और क्या क्या नाम आपको डॉक्टर लोग बता देते हैं। और ये आँख नाक कान सब कमज़ोर होते जाते हैं, दांत टूटते हैं। तो जब आप विपरीत करनी करेंगे तो आप देखिएगा, तुरंत आज करिए और आज से आपको चेंज आने लगे। भाई ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके टूटे दांत फिर से आ जाएंगे या बहुत, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से होगा, आप देखिएगा। और उसके बाद जैसे ये तो हो गया विपरीत करनी, दूसरा जो आवश्यक इसके लिए जो मैंने आपको भ्रामरी प्राणायाम बताया था कि जब आप गुंजाते हैं मस्तिष्क में स्वर को, तब उसमें एक्सरसाइज होती है मस्तिष्क की, उससे बहुत फायदा होता है। और तीसरा जो सरलतम है और जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग था, जो आप भूल गए लोग, ये किसी के पास समय नहीं है। पहले हम लोग सैलून में जाते थे तो नाई हमारी कटिंग करने के बाद चंपी कर देता था, आपने देखा होगा, चंपी करता था ऐसा। और बड़ा वो जानी वगैरह कहता था ना, सुन बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। एक्चुअली इसको मजाक में लिया जाता है, लेकिन चंपी इतनी फायदेमंद चीज़ है। मस्तिष्क के आप करते, देखिए मैं आपको सिर के मालिश की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर की मालिश आप करेंगे जब तेल से, तो वो तो बालों के लिए है, सिर के रूखापन और वो सब ठीक है, रूसी वगैरह के लिए। ये मैं सिर को ठोकने की बात कर रहा हूँ। जब आप ठोके, अगर कोई आपको चंपी करने वाला नहीं है तो अपने हाथ से ठोक के देखिए। आप कोई ऐसे ऐसे मुट्ठी लेके आप ऐसा 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 मारिए आप अपने सिर। तो जब आप इसको मारेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी खोपड़ी हिलती है। तो अंदर का जो मस्तिष्क होगा, जो पीनियल ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी सब हिलेंगे। जो आपको थाइमस और थैलेमस है, सब के सब हिलेंगे। तो ये स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये भी जरूरी है सिर की एक्सरसाइज। तो आप सिर की एक्सरसाइज करो, दान करो, अच्छा खाना खाओ, खुली हवा में घूमो, तो मानसिक स्वास्थ्य, किताबें पढ़ो, जानकारी प्राप्त करो। कभी भी जीवन का एंड मत, जब तक आप जीवित हैं, जीवन चल रहा है, तो आप शिक्षार्थी बने रहिए, सीखते रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। कभी आप ये मत सोचिए कि अब तो मैं बहुत जान गया, अब क्या करना है, या अब क्या करना है, ये सब करके जहां आपको ये निराशा की भावना आई कि अब क्या करना है और आप रोग से पीड़ित हुए, तो ये तो मित्रों पूरा ये वाला हो गया। अब इसमें मैं जल्दी जल्दी छोटा छोटा आपको 2-4 बीमारियों की चर्चा कर दूं जिसमें ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। उसमें पहला है ब्लड प्रेशर। अब ये तो डिटेल तो आपका अवेलेबल है यूट्यूब में, आप देख लीजिए। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि देखिए ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही रहता है,
इसमें आपको बहुत से लोग बताएंगे, एक जने आते हैं डॉक्टर साहब बड़े प्रसिद्ध, वो बताते हैं कि नहीं नहीं, पहले 1984 के पहले 160/100 नॉर्मल बीपी का लेवल था, फिर उसको कभी 2005 में 140/90 कर दिया गया, फिर उसके बाद 120 कर दिया गया, 120/80। जब मित्रों मैंने इसको स्टडी, और ये भी आरोप लगाया गया कि डॉक्टरों ने और फार्मा एजेंसियों ने इसको किया जिससे ज़्यादा लोग मरीज बन जाए। तो मैंने आपको बताया, मैं अपना स्वभाव कि ऐसे किसी का आरोप लगा देने से मानता नहीं, मैं उसकी एनालिसिस करता हूँ। तो जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि देखिए, ज़्यादा बीपी जब भी होगा तो आपको नुकसान पहुँचेगा, ये निश्चित है। और जब भी आप जैसे एक्साइट होते हो, दौड़ते हो, भागते हो, क्रोध करते हो, तनाव होता है, ये सब होगा ही ज़िंदगी में। आप नौकरी करोगे, जीवन है, इसमें तो सब झंझटें आती रहती है, तो आपका बीपी शूटअप होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो जब बीपी शूटअप होगा तो वो मार्जिन कहाँ से आएगा अगर आपका बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो। इसीलिए आपको 160/100, मैं भी मानता हूँ 160/100 आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 160/100 अगर आप रखेंगे तो जब आप क्रोध में आएंगे, जब आप निराश होंगे, जब आप दौड़ेंगे, भागेंगे, तब बीपी कितना जाएगा। फिर आप बोलेंगे भागो, दौड़ो मत, फिर आप गुस्सा मत करो, फिर आप बिस्तर में पड़े हो। तो 120/80 रखने का फार्मूला ये है, मतलब इसको उस पर मत जाइए लिमिट्स पे। मतलब आप बीपी को कम रखिए, जिससे जब आपको ये जो आवेग आए, क्रोध और ये सब, ये दौड़ते हैं, ये सब उस समय आपको मार्जिन रहे बढ़ने की। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो नॉर्मली माना जाता है कि भाई ये जो ब्लॉकिंग होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं नस में, उसके कारण बीपी बढ़ता है। तो इसमें देखिए जो जिसको डायस्टोलिक सिस्टोलिक जिसको बोलते हैं, ऊपर वाला, तो सिस्टोलिक तो ऊपर वाला बढ़ जाता है, वो बताया ना आपको, क्रोध होगा, ये होगा। लेकिन जो डायस्टोलिक है नीचे वाला, वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो अगर बढ़ रहा है इसका मतलब नसों में चोकिंग हो रही है, ब्लॉकिंग हो रही है, क्योंकि ब्लड वापस नहीं आ पा रहा है उतना। एक बात तो ये हो गई ब्लड प्रेशर बढ़ने की। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन कम पड़ रही है, जैसे आप घर में ही हो, बैठे हो, निराश हो, मतलब जब आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत है, धीरे धीरे सांस ले रहे हो, तो उस समय आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन है नहीं, तो ब्लड क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करेगा कि भाई वहाँ आखिर ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड जल्दी जल्दी पंप करेगा हार्ट, जिससे कि ब्लड जल्दी पहुँचे और ऑक्सीजन ले जाए, और ऑक्सीजन रहती नहीं। तो उससे क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये सब कारण है। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, खुली हवा में घूमेंगे, खूब पानी पिएंगे, तो ब्लड आपका, खून जो है आपका हल्का रहेगा, पतला रहेगा, और ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगी। और जो भोजन मैंने आपको बताया था उसमें सब मिनरल विटामिन्स मिलेंगे, तो वो जब कैरी होंगे तो ब्लड की रफ्तार जो है, स्पीड नॉर्मल रहेगी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये सब रहेगा, तो आपको कहीं ब्लॉकेज भी नहीं होंगे नसों में। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि साल भर में एक बार कम से कम आप ब्लड टेस्ट कराइए। इसमें आप लिपिड प्रोफाइल, जो KFT LFT बोलते हैं ना, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ये इसमें होना चाहिए। इसको आप खुद स्टडी करिए, ये नहीं कि वो रिपोर्ट आ गई और आप इसमें खुद स्टडी करके देखिए, और सब अवेलेबल है यूट्यूब में। आप देखिए क्या फंक्शन है, उससे आपको पता लगेगा कि कहाँ आपकी गड़बड़ी हो रही, कहाँ कमी हो रही। इसको करा के शरीर पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, इसके बाद फिर जो आपको ये टेस्ट करने के बाद मैंने आपको बताया, हाँ, ये तीसरा जो आपको यम नियम में आया था, ये बात ध्यान, जैसे मन को शांत करना, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो ये मन को शांत करना है, ध्यान लगाना, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। आप मंदिर में अगर जाते हैं, कुछ भी चर्च में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं ऐसी जगह, तो थोड़ी देर आप वहाँ अगर बैठते हैं तो आपका मन शांत होता है। आप करके देखिए। घर पे तो आप ध्यान लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई ध्यान केंद्र हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। मतलब आपको मन को शांत करना है। जब आपका मन घूमता रहता है, जो चित्त यहाँ से आया, जुगाड़ लगा, ये वो हमेशा, और ये सब रोग पैदा करते हैं, तो इसको भी शांत करना है। तो ये जो यम नियम है ना, सुबह से उठो, ये उठो, माता पिता का पैर छुओ, नहा लो, रोज डेली नहाना चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, खाना, ये भी जो नियम होता है,
और यम तो आपको पता है कि दान करो, ये सब अच्छे से बात करो, प्रेम से बात करो, हंसो मुस्कुराओ। तो ये यम नियम प्रत्याहार जो अप्रतिग्रह बोलते हैं कि बहुत लालच नहीं, बहुत हमेशा कई लोगों को देखा कि भाई एक घर आपके लिए आवश्यक है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप जंगल में रहिए, एक घर आपके लिए आवश्यक है, एक कार आपको घूमने के लिए आवश्यक है। अब कारों में फ्लीट रखना है, ये 10 घर रखिए, 10 घर रख लिए, बना लिए, एक घर में रह रहे हैं, 9 घर किराएदार हमेशा परेशान, किराएदार किराया नहीं दे रहा, नया किराएदार आया तो एग्रीमेंट बांट, फिर पुलिस को सूचना कि मैंने किराएदार रखा है, फिर वो किराएदार किराया नहीं देते, दुनिया भर की झंझट है। क्यों मुसीबत पालते हो दुनिया में? कितना समय है आपके पास? वो आपने सुना है वो वाला, बाग लगाया महल बनाया। मेरी माता बहुत गाती थी, हम लोग जब थे गाती रहती थी कि बाग लगाया महल बनाया, तू कहे ये घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, अपना कोई नहीं। है ना? इसकी अगली लाइन तो और बहुत बहुत बढ़िया है, जो इस तरह के लोग जो अप्रतिग्रह वालों के लिए, कि जो दुनिया में अपनी संपत्ति फैला के रखते हैं। 5-25 भये हैं बराती, ले चल होई। मतलब जब आदमी मर जाता है तो क्या हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चल चल उठाओ, अर्थी बनाओ, ये करो, सब जल्दी में रहते हैं। 5-25 भये हैं बराती, ले चल होई, लोग कुटुंब सब मरघट के साथी, प्राण अकेला जाई रे, अपना कोई नहीं। तो मैं आपको कोई निराशा में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये याद रख रहा हूँ कि खुशी से अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जिए आप, और अपने पीछे दुखी न छोड़ जाए किसी को। और कबीरदास ने जो लास्ट कहा है वो बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बड़ा वो अनूप जलोटा का प्रसिद्ध भजन है, लेकिन वो कबीरदास की वाणी है एक्चुअली में। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। यानी जब बच्चा पैदा होता है ना तो बच्चा रोता है वहाँ, और उसकी रोने की आवाज़ सुन के सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। यानी जब दुनिया छोड़ो तो हंसते हंसते छोड़ो, चिंता मुक्त, कोई कर्ज नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी का, और दूसरे लोग रोएं कि भाई इतना अच्छा आदमी चला गया, तब तो मित्रों आपके जीवन की सार्थकता है। खैर मैं इसमें बहुत भाषण नहीं दूंगा, मैं कोई साधु सन्यासी तो हूँ नहीं, मैं तो आपको एक प्रेमपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने का कैसे जीना चाहिए अपनी तरफ से जो मेरी समझ में आया वो मैं आपको बता रहा था। मित्रों अगली जो कॉमन बीमारी है वो है डायबिटीज। और ये डायबिटीज का प्रमुख कारण जो पैंक्रियास आपका ग्लैंड होता है, इसका ठीक से काम नहीं करना। और देखिए इसका प्रमुख कारण तो वही है, खराब जीवन शैली, एक्सरसाइज नहीं करना, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और तला भुना खाना, जिसको पचाने के लिए मतलब ज़्यादा ग्लूकोज शरीर में ब्लड में आता है, और पैंक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन पैदा करना पड़ता है। तो धीरे धीरे एक दिन पैंक्रियास थक जाता है, और जो आपके सेल्स रहते हैं जहाँ ये ग्लूकोज जाते हैं, ज़्यादा इंसुलिन पैदा किया उसने, पचाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो भी ये सब सेल्स में जाएंगे, लेकिन सेल्स ही बंद हो जाते हैं। जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो सेल्स बंद हो जाते हैं कि हो गया, अब नहीं चाहिए हमको। और आपने खाया है ग्लूकोज में बदला है, और सेल्स उसको ले नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। फिर इंसुलिन आप बाहर से देते हो, क्योंकि आपका वो जो पैंक्रियास भी देना, फिर आप इंसुलिन या गोलियां खाते, गोली से भी धीरे धीरे असर होना बंद हो जाएगा, फिर आप इंसुलिन लोगे, फिर इंसुलिन की मात्रा बढ़ाओगे, ये चक्र चलता रहता है। और जब ये ज़्यादा ग्लूकोज वाला ब्लड जहाँ पे जाता है, हर जगह आप देखिएगा ग्लूकोज, जो डायबिटीज़ के रोगियों का आप देखिए कैटरेक्ट हो जाता है, आँख में, आँख खराब हो जाती है। मस्तिष्क में जाता है तो असर हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, भूलने लगते हैं, किडनी खराब हो जाती है, 50 तरह के रोग ये जो ज़्यादा ग्लूकोज वाला ब्लड जाने से हो जाते हैं। तो अब इसको ठीक करने का उपाय क्या है? इसको ठीक करने का उपाय जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई शक्कर जो होती है, मीठा, लोग समझते हैं कि मीठा खाने से होता है तो शक्कर छोड़ देते हैं। ना देखिए, मजाक देखिए आप, लोग समझते हैं कि मीठा खाने से, जिसको हो गया वो भी उस पर रिसर्च नहीं करता कि क्यों हुआ, तो मीठा खाने से हो जाता है तो वो शक्कर छोड़ देता है कि चाय में शक्कर नहीं पिएंगे, और बाकी अच्छा चावल और रोटी तगड़ा खाता है।
मित्रों ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, मीठा हो या नहीं हो, ये प्रॉब्लम करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है और फिर ब्लड में बढ़ जाता है। क्योंकि आप खाना खाने के बाद देखिएगा, आप मीठा मत खाइए, आप रोटी चावल खाइए और देखिए उसके बाद आप 1-8 घंटे बाद टेस्ट करिए तो आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, जो मैंने आपको बोला भी था कि कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, क्योंकि आप वैसी जीवन शैली नहीं जीते हैं, आप बहुत खुलेआम बहुत मेहनत नहीं करते हैं, शारीरिक श्रम जिसको बोलते हैं आप नहीं करते, तो उसको मत खाइए। और तला भुना तो बिल्कुल मत खाइए। अब आपको सवाल ये है कि आपको मान लीजिए कि डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, तो इसको कैसे ठीक करें। तो डायबिटीज़ की बीमारी को ठीक करने के तो बहुत यूट्यूब में भरा पड़ा है, पर मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा कि जो ये घरेलू जो आपके किचन में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे दालचीनी हो गई, तेज पत्ता हो गया, और एक आता है ये जो कलौंजी होती है ना, प्याज का बीज, तो कलौंजी का तेल आता है, कलौंजी भी आप ले सकते हैं। ये सबको कूट के आप उबाल के और इसको पीजिए। अब इसको चाय जैसा पीजिए, थोड़ा मीठा मिला लीजिए, मिश्री मिला लीजिए, वैसे ही पिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा उबालिए, जब उसका उतर जाए तो उसको पी लीजिए। ये तो कलौंजी का तेल आता है, जब आप ये उबल जाए तो इसमें 10 बिंद आधा चम्मच कलौंजी का तेल डालिए, इसको पी लीजिए। तो इससे ठीक नहीं होगी, लेकिन इससे कंट्रोल में आ जाएगी आपकी शुगर। आप देखिएगा कि शुगर का लेवल आपको कम होने लग जाएगा। लेकिन इसके साथ में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि पेंक्रियास का एक्सरसाइज कराना जरूरी है, और उसके लिए जो प्राणायाम, प्रसिद्ध प्राणायाम है पेंक्रियास की एक्सरसाइज के लिए, वो है कपालभाति, जो पेट को आप अंदर बाहर सांस के साथ जल्दी जल्दी करते हैं। कपालभाति प्रसिद्ध प्राणायाम, बाबा रामदेव तो हमेशा दिखाते रहते हैं, आप देखिएगा। ये कपालभाति बड़ा प्रसिद्ध प्राणायाम है पैंक्रियास को फिर से एक्टिवेट करने के लिए। तो इसको मित्रों, इसमें बताया आपको कि शुगर, ये और हैवी खाना और कार्बोहाइड्रेट और तला और ये ट्रांस फैट, ये सब बंद करिए, और दालचीनी और ये काली मिर्च और ये तेज पत्ता और ये कलौंजी, ये सब का उपयोग बढ़ाइए। और बहुत सारी सैकड़ों, मैं यहाँ औषधियाँ नहीं बता रहा हूँ आपको, कि आप ये बता रहा हूँ कि नेचुरल जो आपके किचन में जो मसाले हैं, सामान है, उनका उपयोग आप करिए और प्राणायाम करिए और खाने पीने पे आप कंट्रोल रखिए। तो आप देखेंगे कि इसमें पैदल चलना बड़ा स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। और ये माना जाता है कि जो पैंक्रियास ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड, उसको कंट्रोल करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो पैर की एड़ी में होते हैं। इसलिए पैदल चलना, जॉगिंग, दौड़ना नहीं, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो आप पंजे के बल दौड़ते हैं। इसलिए चलना, और चलते समय भी ध्यान रखें कि आप पंजे के बल नहीं बल्कि एड़ी के बल, यानी कम से कम पूरा पैर जो है, तलवा, वो फ्लैट पूरी ज़मीन पर रख कर आप चलें। तो ये जितना ज़्यादा आप चलेंगे, चलने से भी डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल होती है। तो मित्रों, तो ये तो हो गया डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा। अब ये आपका आता है एक बड़ा, जिसका बारे में बड़ी चर्चा है, और वो है कैंसर। बढ़ता ही जा रहा है कैंसर। इसको जब मैंने देखा कि भाई ये कैंसर आखिर इतना क्यों, और वो लोग बोलेंगे अरे कैंसर तो ठीक नहीं होता। एक हमारे रिश्तेदार आए थे, बोले अरे कैंसर तो, अब देखिए आपको अलग अलग तरीके का, कोई बोलेगा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इतना सीरियस कैंसर था और उसने बस ऐसा ठीक कर लिया। तो ये सबको जब मैंने देखा तो अल्टीमेटली फिर वही रहन सहन पे बात आ जाती है। देखिए कैंसर होता क्यों, मैं आपको बताऊं। ये बहुत सारे जगह पे देखा, कोई ज़्यादा क्लियर समझाता नहीं कि कैंसर है क्या। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि कैंसर के सेल तो हर एक शरीर में रहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपको पता है कि जब आप जैसे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो शरीर में जो सेल्स होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं। ये जो प्रोटीन सेल्स होते हैं ना, सेल बने रहते हैं, सेल से बना हुआ शरीर है, तो ये सेल्स नष्ट होते जाते हैं और नए सेल बनते जाते हैं। ये प्रक्रिया शरीर में सतत चलती रहती है। लाखों करोड़ों की तादाद में सेल दिन भर में नष्ट होते हैं और नए बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ लाखों करोड़ों की तादाद में बनेगी तो उसमें गड़बड़ भी बन सकती है, गड़बड़ वाले सेल बन सकते हैं। वो सेल एक दूसरे को बढ़ाते हैं, जैसे एक सेल बना उससे दूसरा बना, ऐसे बढ़ते जाते हैं सेल्स। तो जो खराब सेल्स बनते हैं, गलत सेल बनते हैं, वो आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, जो घूमते रहते हैं, जो शरीर में जो रक्षक हैं घूमते रहते हैं कि भाई खराब सेल तो नहीं बन रहे,
और वो उनको पहचान के नष्ट कर देते हैं उन सेल्स को। ये सामान्य है। अब मान लीजिए आपके खराब सेल्स बहुत ज़्यादा संख्या में बन रहे हैं या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, दोनों चीज़ें हो सकती है। ज़्यादा सेल्स कैसे बनेंगे? ज़्यादा सेल्स ऐसे बनेंगे कि भाई आपका वही भोजन शैली ठीक नहीं है, घूमना, व्यायाम, खुली हवा, ये सब नहीं है, और इसी कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम रहेगी। उस समय ये सेल्स जो हैं ये पूरे के पूरे रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सुरक्षा सैनिक हैं उनके द्वारा नष्ट नहीं की जाए, बच जाएंगे कुछ, या तो ओवरलुक हो जाएंगे या मार नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में रहेंगे। तो जो बच जाएंगे सेल्स वो अपने तरह के जो खराब सेल्स, खराब डिजाइन के, खराब मतलब डिजाइन उसकी ठीक नहीं, वो सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जहां पे भी ये सेल्स बढ़ना शुरू होंगे वहां बढ़ने लग जाएंगे। भाई कैंसर होता है क्या? आप देखिए, कैंसर से आपको थोड़ी कोई नुकसान होता है। आप इसको पढ़ लीजिए, आप हो सकता है आपको अद्भुत बात लग रही है, पर बहुत सरल बात है कि कैंसर जो होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता। कैंसर से, कैंसर गांठ होती है ना, उससे नुकसान नहीं होता, बस वो गांठ बढ़ती जाती है। तो वो गांठ बढ़ती जाती है तो जहां पर भी वो बढ़ेगी वहां पर तो डैमेज करेगी, अपनी जगह लेगी ना उस जगह की। जैसे आप मान लीजिए कि मुंह में जो तंबाकू दबाए रखते हैं, हमेशा तंबाकू दबाए रखने, सिगरेट पीने वाले, इनको मुंह का कैंसर हो जाता है। तो मुंह का कैंसर क्या हो जाता है कि ये सेल्स बनने लग गए और बड़ा होने लग गया मुंह, अब खोल नहीं पा रहा है मुंह, फिर उसको काटा गया। तो आपने देखा होगा ना, बड़े नेता का भी ओठ काट दिया गया। जो इसोफेगस में होता है खाने में, तो वो क्या करता है, वो जो कैंसर सेल्स डेवलप हो गए वो खाने को पहुंचने नहीं देते पेट तक, वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं बीच में। इसी तरह से कहीं और भी लीवर में कैंसर हो गया तो वो बढ़ता बढ़ता आपको लीवर को भी दबा के रख देगा, हार्ट को भी दबा के रख देगा। तो जहां भी कैंसर हो, कैंसर का जो सेल्स है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो खराब डिजाइन के सेल्स है, शरीर में यूज नहीं होते, तो वो अपनी संख्या बढ़ाने लग जाते हैं उस टाइप। तो वो वहां पे गठान बोलते हैं ना, जो ट्यूमर हो गया। तो ट्यूमर क्या है? एक्चुअली कैंसर सेल्स का एक जगह पे इकट्ठा होना है। तो अगर शरीर में बाहर में कहीं हो, जैसे सिर में ऐसे निकल गया, किसी को कान में निकल, तो बाहर ऑपरेट, लेडीज में आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो ब्रेस्ट को काट दिया जाता है। तो जब इस तरह से काट दिया गया तब तो फिर भी एक बार आपके चांस हैं कि ठीक हो जाए, अदरवाइज ये भी अगर लेट हो गया है तो कैंसर का अंदर भी चला जाता है। पर यहाँ भी मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि भाई कैंसर आपने काट दिया उस अंग को, ठीक है, मान लिया, लेकिन वो चीज कहाँ ठीक हुई जिसके कारण वो कैंसर हुआ था? वो तो आपका बची की बची, वो तो आपने सुधारा नहीं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाई, शरीर को डिटॉक्स नहीं किया, ये तो किया नहीं आप, तो वो तो फिर फैलेगा। बोलते हैं ना लोग, उसको काट दिए फिर भी हो गया। अभी आपने देखा होगा ना, तो बड़े बड़े स्टार अपने ऋषि कपूर और क्या इरफान खान, ये दोनों तो अमेरिका से इलाज करा के आए, उसके बाद यहाँ डेथ हो गई। तो उसका कारण यही है कि आपको जो इलाज करते हैं, क्या करते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, वो कीमोथेरेपी करके, उसमें भी शरीर को नुकसान होता है। कीमोथेरेपी देंगे तो दूसरे स्वस्थ अंगों को भी नुकसान करेगा। या वो जो क्या बोलते हैं उसको, सिकाई करते हैं जो रेडियम से, तो उससे वो जला देता है। तो ये इससे आप डैमेज ज़्यादा होता है। मतलब एक्चुअली जब कैंसर हो गया ना, तो आदमी समझ लीजिए कि वो अधमरा ही रहेगा। हाँ, अगर आपको जवानी में कैंसर हो गया और बाहरी जगह पे है तो फिर भी एक बार, क्योंकि आपकी क्षमता अच्छी है तो, लेकिन अगर ज़्यादा एज में हुआ तब तो फिर मुश्किल है। तो कैंसर को रोकने का एक तरीका, जैसे मैंने कई जगह पढ़ा है, कई लोग दावा करते हैं आयुर्वेद वाले कि भाई हम कैंसर ठीक कर देते हैं। देखिए मैं तो कैंसर, मैंने पढ़ा था एक लेडी को अमेरिका में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कैंसर का कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं हो सकता तो किसी ने सलाह दी कि तुम इसको चुकंदर और गाजर, बीटरूट और कैरेट, इसका जूस पियो। तो वो सिर्फ इसी को पीती थी, दिन भर जूस निकाल, कुछ नहीं खाना पीना, हो तो वैसे ही कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसी सूचना है कि वो ठीक हो गई। अब ठीक हुई कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, पर इससे ये पता चलता है ना कि बीटरूट और गाजर में जो जूस में जो तत्व थे, एंटी कैंसर वाले जो तत्व रहते हैं, वो आप दिन भर वही पिए,
आपने दिन भर मान लीजिए 2 गिलास 3 गिलास एक एक कप करके आप 5-6 बार आपने पिया, तो ये क्या करेगा? जैसे आपने बोला कि एंटी कैंसर, मतलब ये करते क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत होती है, इम्यूनिटी जो बड़ा हल्ला मजबूत होती है, तो वो उन कैंसर के जो सेल्स है उनसे लड़ती है। तो अल्टीमेटली फिर जीवन शैली की बात आ गई। तो ये जो चीज थायराइड, जैसा एक और बीमारी थायराइड के बारे में, बड़ा महिलाएं तो बड़ी ग्रसित रहती हैं। तो थायराइड के लिए मैंने आपको बताया कि भाई आप सिर की जो एक्सरसाइज करते हैं इस जगह की, वो अब फिर आप बड़ा गवर्नमेंट ने भी कि भाई आयोडीन खाओ, आयोडीन। मित्रों, आयोडीन एक्चुअली इतना कम शरीर में चाहिए, रिक्वायरमेंट उसका, क्या अगर आप अच्छा फल फूल खाएंगे, और ये जैसे आपको बताया ये जो जामुनी रंग के, जो बैंगनी रंग के जो बैंगन होते हैं, और ये आपका ये चुकंदर होता है, इस सब से आयोडीन मिल जाता है। बात आप कुछ भी करें, कोई बीमारी करें, बात वहीं पर आएगी कि आपको प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। बिना प्रकृति की शरण में गए आप सोचोगे कि मैं दवाई से ठीक हो जाऊं, तो देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अच्छा नहीं है याद दिलाना लेकिन दिला देता हूं, कि कोरोना काल में बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों की भी मृत्यु हो चुकी है कोरोना से, और बहुत बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से। उनको सब प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल थी। और गरीब लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ कहा जाता है कि अनहेल्दी पानी और अनहेल्दी क्लाइमेट, वो बचे रहे। क्यों? कि वो फिर बात वही आ जाएगी, खुली हवा, खुली धूप और मेहनत करना। इसके जब तक आप इसको अपनाएंगे नहीं, इस पद्धति को, तो आप फिर कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते रहिए कि ये खाऊंगा वो खाऊंगा, और जिम जाके फिर वो क्या बोलते हैं वो वे प्रोटीन पीऊंगा, फलाना करूंगा। ये नकली चीजें जितना करते रहिए आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप प्रकृति के निकट जाएं, लोगों की भलाई करें, अच्छा सुखमय जीवन जिए। दोस्तों, आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं शीघ्र ही आपके सामने नया एपिसोड, नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।